मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया के क्लासेस में आपका फिर से वेलकम। बच्चों, जो लास्ट सेशन हमने लिया था आपका 10th क्लास का, जिसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे आपका 3rd चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है टू लीनियर पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, मतलब क्या कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो थोड़ा सा पहले हम ये समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। मैंने आपको शुरू के जो पॉलिनॉमियल शुरू करा था तभी आपको समझाया था कि रैखिक समीकरण होता क्या है, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि ax एंड b। क्लियर, मतलब कि x की जो पावर रहनी चाहिए वो 1 रहनी चाहिए, उसको बच्चों हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। ठीक, अब हमारे पास में रैखिक समीकरण ही है, लेकिन आपके वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं। जैसे कि मैं लिख रही हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड समीकरण मीन्स की इक्वेशन, इट मीन्स की इज इक्वल टू 0। क्लियर बात। देखिए हमारे पास में ये जो x और y है, ये x और y जो दोनों हैं ये एज ए क्या है, हमारे वेरिएबल है। क्या है ये, वेरिएबल है, जिसको हम कहते हैं चर। ठीक है, अगर a यहाँ पे भी x हो, b1 यहाँ पे भी x हो, सपोज करिए यहाँ पे x तो है ही है, लेकिन y की जगह पे भी x हो, तो कितने चरों वाली समीकरण बन जाएगी बच्चों, एक ही चर वाली समीकरण बन जाएगी। लेकिन जब आपके पास में एक x हो एक y हो, तो इसका मीनिंग क्या है कि 2 वेरिएबल है, 2 चर है। तो इसी तरीके की जो भी समीकरण लिखी जाएगी, मतलब कि जो भी इस पैटर्न में लिखी जाएगी, इस तरीके से लिखी जाएगी, उसको हम कहते हैं रैखिक समीकरण 2 वेरिएबल में या 2 चरों में। ठीक है, कि एक आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है विद 2 वेरिएबल। क्लियर बात बच्चों। अब चलते हैं आगे। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि हमें इसमें इस वेरिएबल से हमें पढ़ना क्या है। करें देखें, अब आपने ग्राफ का भी सुना होगा, थोड़ा सा ग्राफ पे भी चलते हैं हम। तो देखो हमारे पास में ग्राफ इस तरीके से प्लॉट हम करते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, ये x एक्सिस आ गया और ये x डैश आ गया, ये y आ गया और ये y डैश आ गया। क्लियर। आप क्या करते हो कि यहाँ से एक x का पॉइंट उठाते हो, जैसे सपोज करो आपने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया। इस साइड पे सभी के सभी पॉजिटिव, इस साइड पे सभी के सभी नेगेटिव, अच्छे से पता है आपको ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, नीचे भी नेगेटिव। y डैश x डैश लगाए मीन्स कि वो नेगेटिव है। क्लियर। तो -1 -2 -3 -4 इस पैटर्न में हमारा ग्राफ बनता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाने के लिए एक x का कोऑर्डिनेट उठाते हैं और एक y का कोऑर्डिनेट उठाते हैं। मतलब कि इसको हम जब मिला देंगे तो मेरे पास में क्या क्या हुआ, 2 और 3, और यहाँ पे 3, 2। क्लियर बात। अब ये जो स्ट्रेट लाइन जो बनी है बच्चों, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन बन गई है, लेकिन इसकी इक्वेशन ऐसी रहती है ये। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, मीन्स की स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी बनती है। पहले आप यहाँ पे x कुछ वैल्यू पुट करोगे, y कुछ आएगा, फिर आप y कुछ पुट करोगे, x कुछ आएगा। तो इस तरीके से हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर बात, यहाँ तक आपको समझ में है। ये सिर्फ हम सिंगल लाइन की बात कर रहे हैं। जैसे कि मेरे पास में, अगर मैं आपको और डिटेल में बताऊँ, सपोज करिए मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया 2x + y = 1। क्लियर, अपनी मर्जी से ले लिया। अब आप चेक करोगे = 1 है, अब 0 क्यों नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाला 1 मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट किया। ठीक है ये भी क्या है, इक्वेशन ही है, क्योंकि = किसके बच्चों, 1 के है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। किस में रिप्रेजेंट करना है, हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ये y आ गया, ये y डैश आ गया, ये x आ गया, और ये x डैश और x आ गया। क्लियर। अब देखो करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक x चाहिए, एक y चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या पुट कर लेते हैं, चलिए हमेशा हम ओरिजिन से ही शुरू करते हैं। ओरिजिन से आप 1 2 3 भी ले सकते हो, बट 0 हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इससे थोड़ा सा इजी रहता है और कैलकुलेट करना थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, देन 2 × 0 एंड y = 1। y कितना आ गया बच्चों, 1। कब, जब आपका x 0 था और y किसके इक्वल था, 1 के। ऑर्डर हम हमेशा कैसे लिखते हैं, x, y में, मतलब पहले हम x का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर हम y का ही कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ऐसे नहीं करते हैं कि y पहले और x बाद में, ऑर्डर यही रहेगा।
क्लियर, एक हमें मिल गया 0 एंड 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y को 0 पुट कर लीजिए। y को 0 पुट किया, देन 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2 मीन्स कि 0.5। क्लियर बात। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास में क्या ऑर्डर बना बच्चों, 0.5, 0। ठीक है, अब चलिए यहाँ से 0 बच्चों शुरू है आपका, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 1 2 एंड 3। क्लियर बात। अब देखिए x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे था और 1 आपका y यहाँ पे था। ठीक है, दूसरी तरफ x इज इक्वल टू 0.5 मीन्स कि यहाँ पे कहीं पे होगा बीच में, और y आपका 0 था। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। क्या बन गई, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो देखिए अब ये हमारा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, मतलब स्ट्रेट लाइन बन गई है। तो इसी तरीके से हमारी एक ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर ये इक्वेशन आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है तो यहाँ पे बच्चों स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। बात समझ में आ गई। अब हमारे पास में इसके अंदर रहेगा क्या, इसके अंदर क्या रहेगा, जैसे इस तरीके की मैंने एक इक्वेशन ले ली है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक और कंसीडर करेंगे, कुछ भी कंसीडर कर ली, y एंड इज इक्वल टू 2, कुछ भी कर ली, उसके भी ऐसे ही हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। जैसे कि 0 1 0.5 सपोज करो, इसके कोऑर्डिनेट भी कुछ निकले हैं। ठीक है, अब जब ये आपस में कहीं ना कहीं पे मिलेंगी, कहीं ना कहीं पे ये मिलेंगी या फिर कोइंसाइड करेंगी, मे बी ये आपस में जब इसके पॉइंट लिखे शायद से ये पैरेलल ही आए। ठीक है, तो ये सब जो है बच्चों हम एक फॉर्मूले के तौर पे दे रखा है। जैसे कि ये देखिए मुझे 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, तो मुझे पहले चेक करना पड़ेगा। पहले मैं x के कोऑर्डिनेट निकालूंगी, y के निकालूंगी, फिर इक्वेशन दूसरी लूंगी, उसके भी चेक करूंगी। तो लंबा प्रोसीजर चलता है। क्लियर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में आपकी बुक पे एक टेबल बना के दिया हुआ है कि जिसको आपने याद रखना है और आप इजीली पता कर सकते हैं कि कौन सी 2 लाइंस आपकी कोइंसाइड कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं और कौन सी पैरेलल है। बात समझ में आई। अब हम वो रूल ही डिस्कस करेंगे कि क्या आपके रूल रहते हैं। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे 2 इक्वेशन ले लेते हैं, a1x b1y एंड c1 इज इक्वल टू 0 एज इक्वेशन नंबर बच्चों 1। ठीक है, दूसरी हम लेंगे a2x b2y एंड c2 इज इक्वल टू 0। क्लियर। आपकी बुक में ये टेबल दे रखा है, फिलहाल हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि बात क्या है। देखिए हमारे पास में रूल कहता है कि अगर a1 a2 इक्वल आता है b1 b2 के, ठीक है, और इक्वल आता है c1 c2 के। ठीक है जी, जब आपके पास में 2 कोई इक्वेशन दे रखी हैं और वो इस पैटर्न में आती हैं कि तीनों की तीनों क्या है, आपस में इक्वल हैं, तो वो आपस में क्या करती हैं, वो आपस में कौन सी रेखाएं होती हैं, समपाती रेखाएं होती हैं, कोइंसिडेंट रेखाएं होती हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में समपाती को कोइंसिडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, या फिर समपाती। कब, जब ये इस तरीके के बनेंगी। और साथ ही क्या रहेगा बच्चों, एक साथ इसी के साथ में एक चीज लाइन याद रखनी है कि जब ये सारी की सारी आपकी इक्वल होंगी तो इसके क्या निकलेंगे बेटो, इसके क्या निकलेंगे, बहुत सारे हल निकलेंगे। तो इसके हम लिखेंगे मैनी सॉल्यूशन। क्या निकलेंगे बच्चों, मैनी सॉल्यूशन निकल जाएंगे, या फिर अनेक हल। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, इसके क्या निकल जाएंगे, अनेक हल निकल जाएंगे। जब ये आपके पास में तीनों क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी, कोइंसिडेंट करेंगी और इसके मैनी सॉल्यूशन रहेंगे। बस ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगर हमारे पास में a इज इक्वल टू a2 एंड इज इक्वल टू b1 b2 इक्वल है, बट नॉट इज इक्वल टू c1 एंड c2 है। ठीक है, नॉट इज इक्वल टू c1 एंड c2 है, तो ये जो लाइंस होंगी बच्चा, ये आपस में पैरेलल लाइन होंगी। आपको पता है 2 स्टैंडिंग लाइन को हम पैरेलल में ही लिखते हैं, ये आपस में क्या रहेंगी, पैरेलल होती हैं। मीन्स की इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको समांतर रेखाएं। क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। मतलब कि जब आप इसको ग्राफ में शो करोगे तो इन दोनों लाइन के बीच में इक्वल डिस्टेंस आएगा और ये कहीं पे भी जाके आपस में मिलेंगी नहीं।
ठीक है, ये रेखाएं कहीं पे भी आपस में मिलेंगी नहीं, क्योंकि इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस रहेगा और ये जो लाइंस होती हैं आपस में पैरेलल होती हैं, कहीं पे भी ये मिलती नहीं है। कौन सी? जब हमारे पास में इस तरीके का एक पैटर्न रहेगा। बात समझ में आई? अब हम चलते हैं इससे आगे। तो हमारे पास में लास्ट आता है कि अगर A1 A2 नॉट इज इक्वल टू B1 B2 के है, मतलब कि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर नहीं है, तो ये आपस में क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। मतलब कि इंटरसेक्टिंग का क्या मीनिंग है कि कहीं ना कहीं पे जाके ये मिल ही जाएंगी। जैसे वही है कि आपने ऐसे ग्राफ बनाया और ये एक लाइन ये गई और एक लाइन आपकी कैसे जाएगी? ऐसे इसको क्रॉस करके जाएगी, मतलब एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं ये मिल ही जाएंगी। उसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, या फिर उसको कहते हैं हम प्रतिच्छेद करता है, हिंदी में कहते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं। प्रतिच्छेद रेखाएं। और जो इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती हैं, प्रतिच्छेद जो करती हैं, इनका एक यूनिक सोल्यूशन निकलता है। क्या निकलता है? यूनिक सोल्यूशन निकलता है, यानी कि सिर्फ एक ही सोल्यूशन इसका जो रहता है। किसका? इंटरसेक्टिंग लाइन का। क्लियर बात? अब चले आगे थोड़ा सा। तो बच्चों अभी हमने ये टेबल डिस्कस किया, ठीक है, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज आपकी पीछे रह गई है, साथ ही हम उसको भी करेंगे। देखिए, जब हमारे पास में यहाँ पे भी लिख रखा है कि अगर आपके पास में जो भी मतलब रेखाएं हैं, ठीक है, वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एट ए सिंगल पॉइंट, अगर वो सिंगल पॉइंट में करती हैं आपकी इंटरसेक्ट लाइन, तो उनका जो सोल्यूशन रहता है यूनिक रहता है। और इंटरसेक्टिंग कब करती है? अभी मैंने बताया कि नॉट इक्वल में, ठीक है, नॉट इक्वल में वो इंटरसेक्ट करेंगी, इसका आपका यूनिक सोल्यूशन रहेगा। अभी हमने बात करी है, यूनिक सोल्यूशन रहने के साथ साथ में ये जो पेयर होते हैं इनको हम कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट पेयर। और हिंदी में कहते हैं अविरोधी समीकरण। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। कौन से पेयर बच्चों बन जाएंगे? ये कंसिस्टेंट पेयर होंगे। क्लियर बात? जब आपका यूनिक सोल्यूशन होगा एंड नॉट इक्वल होगा, ध्यान में रखिएगा। अब इसी के साथ में आपका आता है कि जब आपकी लाइंस जो रहेंगी पैरेलल्स होती हैं और हमारे पास में उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता है, ठीक है, कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा जब वो पैरेलल होंगी। और वो जो पेयर होते हैं हमारे, उसको हम कहते हैं कौन से वाले? जब पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस को हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? इनकंसिस्टेंट है। आपको इसी टाइप में क्वेश्चन आएगा, आपने इसको ध्यान में रखना है कि इनकंसिस्टेंट पेयर कौन से हैं और कंसिस्टेंट पेयर कौन से हैं। क्लियर बात? इसी के साथ आपका लास्ट आता है जो अभी हमने पढ़ा, समपाती रेखाएं, मीन्स की कंसिस्टेंट जो होते हैं, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट ही कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ही कहते हैं। आपने ये याद रखना है, जब हमारे क्वेश्चंस आएंगे तब हम ये अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आपके कंसिस्टेंट कौन से हैं, इनकंसिस्टेंट कौन से हैं। और बस यही है, पैरेलल वाले जो है वो इनकंसिस्टेंट है, जो आपके कोइंसिडेंट है मीन्स की आपका जो इक्वल आ रहे हैं सारे के सारे इक्वल, जिसमें आपके मैनी सोल्यूशन भी निकलते हैं। मैनी सोल्यूशन में आपका क्या रहेगा? पेयर कंसिस्टेंट रहेगा। और आपके पास में जब आपकी जो रेखाएं होंगी पैरेलल होंगी, पैरेलल रेखाएं कब होंगी आपकी? जब आपके दो इक्वल रहेंगे और एक अनइक्वल होगा, ठीक है। ऐसे A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 एंड नॉट इज इक्वल टू C1 C2। देखिए यही इसमें एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट है कि रूल आपको पता होना चाहिए, तो आप इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद जरूर हो जाएगा ये कि कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। चलिए आगे, चलिए पहले हम ये वाला करेंगे कि आपका सेकंड पार्ट। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका बताया गया है कि किस तरीके से आप उसको लीनियर इक्वेशन में बना सकते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पर पहले हम कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी वाले जो है उनको पढ़ेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो कि हमें क्या करना है कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 को एज ए आपने रेशोज में लिखना है, मीन्स के अनुपात में लिखना है। और ये चेक करना है कि क्या वो आपके कंसिस्टेंट है, क्या इनकंसिस्टेंट है, या फिर पैरेलल है, इंटरसेक्ट है, क्या है, वो हमें चेक करना है। क्लियर बात? तो सबसे पहले आपको
ये अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि जब हमारे पास में यूनिक सोल्यूशन निकलता है मतलब कि नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, और वो जो पेयर होगा आपका कंसिस्टेंट होगा। क्लियर? जब आपकी लाइंस पैरेलल होंगी, पैरेलल कब होंगी? जब आपके दो इक्वल रहेंगे और एक अनइक्वल होगा, तब वो पैरेलल में आपका इनकंसिस्टेंट पेयर बनेगा। जब आपके पास में सभी के सभी इक्वल होंगे मीन्स कि वो समपाती रेखाएं होंगी, ठीक है, हिंदी वालों के लिए वो समपाती रेखाएं होंगी। समपाती रेखाएं क्या रहेंगी? हमारी कंसिस्टेंट होती है। क्लियर बात? तो आपका ये जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है इसको हम करेंगे अभी, देखते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर चलते हैं आगे। 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y एंड माइनस 9y इज इक्वल टू 0। क्लियर बात? तो हमें ये चेक करना है कि ये पेयर आपका किस तरीके का है, ठीक है। रूल को हम साथ में रखेंगे ताकि कोई भी डाउट ना रहे और हम उसको अच्छे से कर सकें। तो बच्चों अभी हमने एक क्वेश्चन लिखा है, उसको हम देखेंगे किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। हमें ये बताना है कि ये मतलब आपके पास में कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या फिर उसके पेयर हैं, किस तरीके से है, तो उसको देखिए अब कैसे हम करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये आपके एक्सरसाइज का आई थिंक सेकंड पार्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट भी मैं कराऊंगी, पर पहले हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के टॉपिक को खत्म कर लेते हैं। क्लियर? देखिए ये आपका बच्चों नंबर 1 है और ये ऐसे नंबर 2 है। क्लियर बात? ठीक है। अब हम क्या रखेंगे, देखिए इसको मैं ले लूँगी, हमें जो जनरल आपके 2 लीनियर इक्वेशंस पता है विद 2 वेरिएबल्स में, वो हम लिख लेंगे। a1x b1y and c1 is equal to 0 and a2x b2y and c2 is equal to 0 as a number 3 and as a number 4। क्लियर बात? ठीक है। अब क्या करेंगे हम, कंपेयरिंग 1 and 3, ठीक है, 1 and 3, और किसको कंपेयर कर रहे हैं हम, 2 and 4, देन वी गेट, ठीक है। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि 1 और 3 की और 2 और 4 की क्या तुलना करने पर, ठीक है। तो हमारे पास में देखिए तुलना करने वाला, ये चीज़ मैं आपको रफ में समझा रही हूँ, आपने इधर ऐड नहीं करनी है। तुलना हमने कैसे करनी है बच्चों, देखो सबसे पहले 1 को देखिए और फिर 3 को देखिए। तो हमारे पास में a1x इज इक्वल टू आता है 5x के, आ रहा है, यहाँ से ये x, यहाँ से ये x कैंसिल आउट हो गया, तो a1 किसके इक्वल बन गया, 5 के। तो अगर जिन बच्चों को ये चीज़ आती है तो वो तो डायरेक्ट लिख दो, जिनको नहीं आती है वो उनके लिए कि किस तरीके से उसको कंपेयर करके a1, b1 और c1 को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे a1 आ जाएगा बच्चों इज इक्वल टू 5। क्लियर बात? अब हम करेंगे b1 को, b1y किसके इक्वल है, पूरा पूरा लिखना है आपने, -4y। क्लियर? y से y कैंसल आउट, देन v इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे आ जाएगा b1 इज इक्वल टू -4, कोमा हमारे पास में c1 किसके इक्वल है बच्चों, 8 के। तो आप डायरेक्ट लिख दोगे कि c1 किसके इक्वल है, 8 के, क्योंकि c1 में कुछ भी हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिन बच्चों को ये आता है तो वो डायरेक्ट लिखेंगे, जिनको नहीं आता उनको भी सीधा ही लिखना है, पर उनको समझाया मैंने ये रफ काम में, तो इसको आपने इधर ऐड नहीं करना है, ठीक है। आपने डायरेक्ट ही लिखना है, क्योंकि पता होता है बच्चों को कि किस तरीके से उसको कंपेयर करना है, पर कुछ को नहीं पता, तो उनके लिए स्पेशली यहाँ पे मैं करके बता रही हूँ। अब देखिए a1 वाली फर्स्ट लाइन और 1 and 3 तो खत्म हो गए। अब हम चलेंगे 2 and 4 को कंपेयर करेंगे। देखिए a2x किसके इक्वल लिखा है, मीन्स कि ये पहला और ये पहला, तो ये आ गया 7x, इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया, देन a2 किसके इक्वल आ गया, 7 के। तो आप लिखोगे कि a2 इज इक्वल टू किसके है, 7 के, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास में दूसरा आ जाता है, क्या आता है बच्चों, b2y इज इक्वल टू 6y के इक्वल है। क्लियर? इस y से ये y क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, देन b2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, 6 के। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, b2 इज इक्वल टू 6। इसी तरह से आपका c1 एंड c2 है, तो वो आ जाएगा c2 इज इक्वल टू -9। कंपेयर कर दिया आपने, सभी को कर लिया। अब आगे देखेंगे आगे क्या करेंगे।
ये तो सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको ये कंपैरिजन नहीं आता है निकालने कि A1 A2 किस तरीके से निकालना है। तो मैंने बता दिया, अगर जिनको आता है लिखना हमें इसी तरीके से डायरेक्ट है, उसको लंबा लेके नहीं जाना है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, हमने जो भी A1 A2 B2 C2 निकाला है उसको किस में लिखेंगे बच्चों, रेशो में लिखेंगे। क्या चेक करने के लिए, फॉर इंटरसेक्टिंग, फॉर पैरेलल और संपाती जो भी आपकी रेखाएं हैं या नहीं है उनको चेक करने के लिए। A1 ओवर A2, ठीक है, तो आपका है 5/7, कोमा B1 ओवर B2 -4/6। तो यह करते हैं, ये काट दीजिए 2 के टेबल से, 2 and 2 and 3, तो ये आ जाएगा -2/3, कोमा C1 and C2 इज इक्वल टू 8 एंड ओवर -9। तो बच्चों ध्यान से देखिए तीनों रेशोस को, क्या ये आपस में बराबर आ रहे हैं, क्या ये आपस में बराबर आ रहे हैं, क्या A1 A2 B1 B2 C1 C2 आपस में इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो हमारे पास में A1 A2 नॉट इज इक्वल टू B1 B2 एंड नॉट इज इक्वल टू C1 C2। क्लियर बात। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ये कौन सी लाइन है हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, मीन्स कि ये क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद रेखाएं कौन सी होती हैं, जो आपस में कहीं ना कहीं जाके मिलती हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसका क्या रहेगा बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। या आपने साथ साथ इसको लिखते रहोगे, आपको खुद याद रहेगा कि कौन सा क्या है। और इक्वल सॉल्यूशन के साथ ही, वन सॉल्यूशन के साथ ही ये कौन सा पेयर है आपका, कंसिस्टेंट पेयर है। कौन सा पेयर है बच्चों, ये कंसिस्टेंट पेयर है। क्लियर। जब आपके पास में तीनों अनइक्वल थे, दो भी अनइक्वल होंगे तब भी चलेगा, ये नहीं है कि तीसरे के साथ अगर कुछ बराबर है तो कोई मतलब नहीं है। पहले दो अनइक्वल हैं तभी हम कह देंगे कि ये लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये आपस में क्या कर रही है, एक सोल्यूशन दे रही है हमें, और ये क्या है, एक पेयर कंसिस्टेंट पेयर है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। चलें आगे देखते हैं, इस तरह का एक और हम अलग सा क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस। देखिए बच्चों, आपका ये वाला क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन का मैंने फर्स्ट पार्ट करके दिया है, आप इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हो, ठीक है, मुझे लग रहा है कर सकते हो, इजी है। आप इसका थर्ड पार्ट भी कर सकते हो। क्लियर बात। अब हम चलेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये वाला, जहां पे आपको फिर से क्या निकालना है, चेक करना है कि कौन से पेयर आपके कंसिस्टेंट है और कौन से पेयर आपके इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। वही मेथड है बट आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास में, 3x + 2y = 5। क्लियर बात। दूसरा है पेयर 2x - 3y = 7। ठीक है, सिंपल सा है पर थोड़ा सा उससे अलग है। मैं वही क्वेश्चन कराऊंगी जो मुझे थोड़े से अलग लग रहे हैं, ताकि आपको सॉल्व करके पता चले कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। क्लियर बात बच्चों। चले आगे देखिए क्या करेंगे, क्या चेक करना है हमें, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करनी है। मतलब अगेन आपको किस में लिखना है, रेशोस में लिखना है। पर आप ध्यान से लीनियर जो वेरिएबल है आपके, सॉरी इक्वेशन है, 2 लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, तो वो चेक करनी है कि क्या वो पैटर्न में लिखी गई है, क्या वो पैटर्न में लिखी गई है, नहीं लिखी गई है। क्यों? क्योंकि C1 आप देखोगे तो C1 = 0 रहता है, लेकिन = यहाँ पे किसके इक्वल आ गया, 5 के। तो पहले तो आप उसको ठीक करोगे। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बात करूं तो इसको पहले हम ठीक करके लिखेंगे। मीन्स कैसे लिखेंगे, +2y एंड -5 = 0। बात समझ में आ गई आपको। अब आप ध्यान से समझिए कि ये इक्वल के इस तरफ था, मैं इस तरफ लेके आई, प्लस का था माइनस में कन्वर्ट हो गया, = 0 बन गया। मतलब कि ये बन गया आपके पास में A1x एंड B1y एंड +C1 = 0। क्लियर बात। अगर मैं डायरेक्ट आपको बताऊं तो आपको ध्यान में रखना है कि जो C1 = 0 रहता है, ठीक है। अगर इस तरफ कोई भी डिजिट है, जैसे कि इस तरफ 8 है, तो आपने क्या करना है, इसको भी दूसरी तरफ ले जाना है। मीन्स कि -C1 = 8। आप इसको डायरेक्ट -C1 = 8 करके भी लिख सकते हो। अगर आपका कोई वेरिएबल, कोई इक्वेशन इस तरीके से दे रखी है कि इक्वल के किसी नंबर के दे रखी है, लेकिन यहाँ पे C1 आपको पूरा चेंज नहीं करना है, तो आप डायरेक्ट -C1 = 8 भी
कर सकते हो, ये मैं कह रही हूँ। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो लॉन्ग मेथड तो मैं अभी आपको बता ही रही हूँ कि किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको अरेंज करके लिख लेंगे, जो आपका लॉन्ग मेथड है। बाकी शॉर्टकट में आप क्या कर सकते हो, -c1 इज इक्वल टू एनी डिजिट जो भी लिखा होगा वहां पे, ठीक है। देखिए तो इसको अरेंज करके लिखेंगे 3x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा आपका नया इक्वेशन एज ए नंबर 1, ठीक है। दूसरी बनेगी आपकी 2x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0 एज ए नंबर 2। क्लियर बच्चों। अब क्या करेंगे, वही लेंगे, लीनियर इक्वेशंस लेंगे। तो ले लीजिए, क्या लेंगे हम, a1x + b1y एंड +c1 इज इक्वल टू 0। अब आप इस ध्यान से देखिए तो क्या c1 - 5 के है, जिसकी मैंने अभी बात करी थी कि आप डायरेक्ट लिख सकते हो, तो वो बन जाता है। अगर नहीं आना है तो ये भी एक मेथड है, इस तरीके से भी आप उसको अरेंज करके पहले लिख सकते हो। पर आपको ध्यान रखना है, अगर नहीं पता चल रहा तो ये परफेक्ट है, जिनको पता नहीं चलता है कि किस तरीके से करना है, ठीक है। ये आएगा नंबर 3 एंड ये आएगा नंबर 4, ठीक है। आप क्या करेंगे, हम नंबर 1 की 3 के साथ, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे नंबरिंग ठीक कर लेना, नहीं तो फिर वो गलत हो जाएगा। नंबर 1 की नंबर 3 के साथ में, ठीक है, के साथ में, और नंबर 2 की नंबर 4 के साथ तुलना करने पर बच्चों ये लिखना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो उनको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हो। करने पर जो भी बच्चे बोर्ड की क्लास में बैठे हैं तो ये लाइन आपको लिखनी ही पड़ेगी, इसके बिना आप आगे नहीं चल सकते, इतना आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आपको डायरेक्ट a1 a2 का पता है तो लिख दीजिए। अब हमें क्या लिखना है कि a1 किसके इक्वल है, देखिए a1 इज इक्वल टू है किसके, 3 के। क्लियर बात, इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, 3 के इक्वल है। एंड b1 इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चों, b1 इज इक्वल टू है 2 के, ठीक है। एंड c1 इज इक्वल टू -5, c1 इज इक्वल टू -5 एंड a2 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, करिए कंपेयर, नंबर 4 को नंबर 2 के साथ में, किसके इक्वल है बच्चों, 2 के इक्वल है, ठीक है। एंड b2 किसके इक्वल है, -3 के। एंड c2 इक्वल है -7 के। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सभी को हम किस में लिखेंगे, रेशोस में लिखेंगे। लिखिए रेशोस में, देखिए a1 a2 इक्वल है 3/2 के, 3/2 के। क्लियर। उसके बाद b1 b2 इक्वल है हमारे पास में -2/3, ठीक है। थर्ड में आता है कि c1 over c2 इज इक्वल टू -5 एंड -7, माइनस से माइनस कैंसल, रिजल्ट 5/7। बात पता चली। क्या आ गया अब हमारे पास में कि a1 a2 नॉट इज इक्वल टू b1 b2, ठीक है। एंड b1 b2 नॉट इज इक्वल टू c1 c2। कोई भी आपस में क्या हो रहा है, सेम नहीं आ रही है। तो ये कौन सी लाइन होती हैं बच्चों, जो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं, ठीक है। प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं, मीन्स की आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब फिर से मैं सारा वैसे ही लिखूंगी ताकि हमें अच्छे से याद रहे, बार बार लिखने से आपको पक्का हो जाएगा कि क्या है ये। तो लिख दे, रफ में है, रफ काम घर पे अगर प्रैक्टिस करो तो बार बार लिखो उसको साथ साथ में, आपको पक्का हो जाएगा कि क्या है ये। पेपर में तो खैर जो पूछा है हमें वही लिखना है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, और क्या है बच्चों, इसका यूनिक सोल्यूशन है, और क्या है, ये आपस में क्या है, कंसिस्टेंट पेयर है। कौन से पेयर है ये, कंसिस्टेंट पेयर है, ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर है। तो यही हमें निकालने को बोला था कि चेक करिए कि कौन से पेयर हैं। तो अगर आपका पेपर में आता है इस तरह का क्वेश्चन, आपने डायरेक्ट आंसर लिखना है कि कंसिस्टेंट पेयर है। अगर आप रफ में प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेरे ख्याल से ये तीनों चीज़ें साथ साथ में लिखो, ताकि आपको बिल्कुल कोई भी डाउट ना रहे कि क्या है। बार बार लिखोगे तो खुद प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर बात। चलें आगे।
अब देखो सेकंड पार्ट भी आप आसानी से कर सकते हैं, इसी तरीके का है जो मैंने अभी करवाया है। इसका थर्ड पार्ट हम करेंगे, ये थोड़ा सा अलग है और मोस्टली बच्चों को ये कन्फ्यूज़न भी रहता है कि अगर 2/3 या 5/3 है तो उसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड पार्ट का थर्ड क्वेश्चन है 3/2x, हाँ प्लस में 5/3y इज इक्वल टू 27। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है बच्चों आपके पास में 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। क्लियर बात? ठीक है, वही करना है कि कंसिस्टेंसी चेक करनी है या नहीं है, इनकंसिस्टेंट है या फिर कंसिस्टेंट है, उसी को हमने चेक करना है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि इसमें तो कुछ अजीब सा दे रखा है, ये तो कुछ बहुत ही अलग सा है। तो इसको करने के दो तरीके, पहला जैसे आपने पीछे किया डायरेक्ट करिए, या फिर फर्स्ट इक्वेशन का एज ए एलसीएम ले लीजिए। क्लियर बात? तो वैसे भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट A1 A2 भी करके कर सकते हो। क्लियर बात? तो हम इसको क्या ले लेंगे बच्चों, नंबर 1 नंबर 2 और दूसरा पार्ट क्या आएगा A1x B1y A1x B1y इज इक्वल टू माइनस C1। मैं दूसरी तरफ क्यों ले गई, क्योंकि मेरा इक्वल है, तो आप डायरेक्ट इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, टाइम बचता है और पता भी चलता है कि बच्चे को समझ है। ठीक है, B2y इज इक्वल टू माइनस C2 एज ए नंबर 3 एंड एज ए नंबर 4। डायरेक्ट आपने कर देना है, क्योंकि इस तरफ दोनों C1 C2 प्लस के थे, दूसरी तरफ चले गए तो किस में कन्वर्ट हो गए, माइनस में। ठीक बात बच्चों? अब क्या करना है, कंपेयरिंग करनी है। कंपेयरिंग करने के बाद में A1 देखते हैं किसके इक्वल आता है। A1 दिया गया है हमें 3/2 के। क्लियर बात? दूसरा B1 दिया गया है 5/3 के। ठीक है, और C1 आपके पास में पहले से क्या है, माइनस में है, तो माइनस C1 इज इक्वल टू 7, इट मीन्स कि C1 इज इक्वल टू -7। ठीक है जी। अब A2 कितना है बच्चों, 9 है, B2 कितना है, -10 है, अगेन माइनस C2 इज इक्वल टू 14, देन C2 इज इक्वल टू -14, क्योंकि दूसरी तरफ चला गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया। कंसिस्टेंसी चेक करनी है, फिर से हम क्या लिखेंगे बच्चों, रेशोस में लिखेंगे। लिखिए रेशोस में, तो रेशो में आता है A1 A2 इज इक्वल टू 3/2 एंड ओवर 9। ठीक है, इसी को पहले समझिएगा। इसके नीचे 1 लगा होता है, आपको अच्छे से पता है, और ये इसके बीच में क्या है, डिवाइड का साइन है। जब हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, मीन्स कि इसको उल्टा करेंगे। अगर हम बात करें कि डिवाइड की जगह पे मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ इनटू मल्टीप्लाई में। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल तरीके से लिखूँ तो 3/2 डिवाइडेड बाय 9, ऐसे ही है 9/1, और जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर 9 नीचे। ठीक है, तो हमने इसको इस तरीके से लिखना है 3/2 इंटू 1/9। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, तो 1/6 आपका आ जाता है बच्चों A1 A2। क्लियर बात? अब इसी के तरीके से मुझे क्या निकालना है, आपका B1 एंड B2 निकाल लीजिए। B1 B2 वो है 5/3 एंड -10। इस तरीके से ये भी नीचे 1 लग गया, दूसरी तरफ चला जाएगा तो 5/3 इंटू 1/-10 माइनस आगे आ जाएगा। क्लियर बात? तो ये बन जाएगा -1/6 मल्टीप्लाई करके। अब आगे चेक करेंगे हम C1 एंड C2 को, देन C1 एंड C2 इज इक्वल टू -7 एंड -14, कैंसिल आउट 1/2। तो क्या ये आपका पेयर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? इनकंसिस्टेंट तभी होगा बच्चों जब ये आपस में कोई 2 सॉल्यूशन इक्वल होते हैं और एक नहीं होता है। तो ये फिर से आपका क्या बन गया है, वही इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, और इंटरसेक्टिंग लाइन वन सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट पेयर है, इनकंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर है, तो ये आपने याद रखना है। तो इसको करने का तरीका ये है। अगर कई बच्चों को ये भी नहीं समझ में आ रहा तो ये मैंने बहुत इजी में बता दिया, तो आप इसका एलसीएम लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, मैं बता देती हूँ।
जैसे कि इसको इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेके, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 9x + 10y एंड इज इक्वल टू 7, देन 9x + 10y इज इक्वल टू 42। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो, सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगता है। अब आप देखोगे तो ये एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई है, दूसरी ये दे रखी है, फिर आपने A1 A2 निकालना, कंपेयर करना, सॉल्व करना है। क्लियर बात? अगर जिसको ये चीज़ नहीं समझ में आई है वो इस तरीके से भी कर सकता है, ठीक है। दोनों तरीकों से मैंने बता दिया आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए, तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन से बच्चों ये आप आसानी से कर सकते हो मेरे ख्याल से, कंसिस्टेंट का और इनकंसिस्टेंट का, ठीक है। अब हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जहाँ पे मैंने ये छोड़ दिया था आपका कि आप 2 लीनियर इक्वेशंस किस तरीके से बनाओगे। देखिए जरा ध्यान से किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। आपके पास में एक सिंपल सी स्टेटमेंट दे रखी है, आपने उसको कन्वर्ट करना है अलजेब्रिक इक्वेशन में, मीन्स की रैखिक समीकरणों में उसको बदलना है, ठीक है। सॉल्व नहीं करना है बच्चों, सिर्फ आपने एक इक्वेशन बनानी है, ठीक। तो पढ़िए स्टेटमेंट। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी है, 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या को ज्ञात कीजिए, ठीक है। द 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of the girls is 4 more than the number of the boys, and find the number of the boys and the girl who took part in the quiz. तो देखिए इस टाइप के जब भी बच्चों क्वेश्चंस आएंगे तो थोड़ा सा पहले स्टेटमेंट को 3 से 4 बार रीड ज़रूर करना है, और दूसरी बात कि जो चीज़ हमें फाइंड करने को बोली गई है उसको आपने सपोज कर लेना है, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास में हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, हमें एक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो पहले तो बात है कि हमें निकालनी है वॉइस, और हमारी जैसे कक्षा है, ये पूरी एक क्लास है, इसके अंदर 10 जो स्टूडेंट थे वो एक क्विज में पार्ट लेने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। जिसके अंदर कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो आप मान लीजिए कि लेट्स सपोज कि बॉयज़ मान लीजिए आपके पास कितने हैं, x है, और गर्ल्स कितनी हैं, सपोज कर लीजिए y है। तो टोटल स्टूडेंट ऑफ कितने हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x + y इज इक्वल टू 10। तो ये पहली इक्वेशन तो हमारी सेट हो गई, ठीक है। दूसरी देखिए, दूसरी हमें बोलता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ध्यान से फिर से रीड करेंगे कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से संख्या से कितनी है, 4 अधिक है, ठीक है। कि अगर लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी ज़्यादा अधिक है, 4 अधिक है, तो उस टाइप पे हमारा जो मतलब एक इक्वेशन बनेगा, कैसे बनेगा। लड़कियों की संख्या हमने मानी थी y, ठीक है, और ये लड़कों से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, इस तरीके से है। तो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये बॉयज़ की संख्या। तो हम इसको बच्चों लिखेंगे कैसे, ध्यान से समझिएगा। इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो बीच में जब इक्वल लग जाता है, मतलब इस तरफ की भी टर्म और इस तरफ की भी टर्म इक्वल है, ठीक है। हमें बोला गया है कि जो आपकी लड़कियां हैं, लड़कियां क्या है, लड़कों से 4 अधिक है, लड़कों से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो ये बराबर बॉयज़ की होंगी क्या, सोचिए ज़रा, क्या ये बॉयज़ के बराबर हो गई, नहीं होंगे। बॉयज़ के बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए बात सिंपल सी है कि वो कह रहा है कि 6 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, ठीक है। मतलब किसी तरीके की कुछ बात कर रहा है कि अगर मैं बात करूं कि y + 4 का क्या मीनिंग है कि वो इज इक्वल टू x के है, ठीक है। तो x के बराबर करने के लिए हमें क्या चाहिए, अगर 4 लड़कियां ज़्यादा हैं तो 4 लड़के भी ज़्यादा करने पड़ेंगे, जिससे कि एक बैलेंस इक्वेशन बन जाएगी। तो ये वाला जो 4 है वो इस तरफ आ जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हमारी जो इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी बच्चों, वो निकल के आएगी x + 4 इज इक्वल टू y एंड x + 4 +4 इज इक्वल टू 0। तो ये दूसरी आपका अलजेब्रिक इक्वेशन बनेगी,
ठीक है, इसी तरीके से बनेगी। ये आपको सॉल्व नहीं करनी है, ये सिर्फ आपको लिखनी है, मीन्स की अलजेब्रिक इक्वेशन जो सेट करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य जो है वो 50 रुपये है। ठीक है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य जो है वो 46 है। तो आपको चेक करना है कि एक का मूल्य कितना है और एक कलम का मूल्य कितना है, ये निकालना है हमें। तो 5 pencils and 7 pen together cost 50 rupees। ठीक है, whereas the 7 pencil and 5 pens together cost 46। find the cost of the 1 pencil and that of the 1 pen। तो जो चीज़ नहीं है हमारे पास में, जो मिसिंग है, उसको हम क्या सपोज कर लेंगे। आप मान लोगे कि 1 पेन, मान लीजिए 1 पेंसिल पहले लिखते हैं ना, 1 पेंसिल मान लीजिए x है और 1 पेन मान लीजिए y है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक पेन का मूल्य मतलब x लिया है और एक पेंसिल का मूल्य x लिया है, एक पेन का मूल्य मैंने y लिया है। ठीक है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख लूँगी 5x और 7 उसका 7y। तो आपने टोटल कितना पे किया, 50 रुपये की। ये बन गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा आपका आ जाएगा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो ये दूसरी आपकी अलजेब्रिक इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, ये आपको सॉल्व नहीं करनी है, ये सिर्फ आपको बनानी है, और ये बहुत कम पूछी जाती, मे भी एक या एक आधे नंबर की, वैसे इतनी आती नहीं है पेपर में। बस इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन हमने बना दी है। ठीक है बच्चों, जो कल जो अब हम क्वेश्चंस करेंगे, देखिए आपका ग्राफ का जो क्वेश्चन है आपके 10th जो एचपी बोर्ड के, एक बात तो पक्की है कि एक ग्राफ का क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। तो कल हम आपके ग्राफ के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में ही है, और उसको पूरा अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से हम उसको करते हैं। और बस आज के लिए बच्चों इतना ही। तो आपने क्या करना है, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और हम और भी वीडियोस आपके साथ शेयर कर सके। जो बच्चे 12th क्लास के हैं वो भी देख सकते हैं इस चैनल पे आके, वो भी हम उसका भी मैथ का करवा रहे हैं। तो प्लीज़ देखिए, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।